आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है पाचन तंत्र। आइए अब हम जानते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र होता है क्या? पाचन तंत्र मानव शरीर का वह अंग होता है जो मुख्य रूप से मनुष्य द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थ को पचाने में जो शरीर का अंग भाग लेता है उसी सभी भाग को कहते हैं पाचन अंग। पाचन तंत्र जो है बहुत से अंगों से मिलकर बना होता है, तो सभी अंग के बारे में एकाएक जानेंगे। उसी में सबसे पहले हम जानते हैं मुख के बारे में। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मुख के बारे में। मानव का मुख, तो मानव के मुख से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठता। एक होता है मानव मुख का पीएच मान, तो मानव के मुंह या उसके दांत दोनों एक ही होता है। मानव के मुख या मानव के दांत का पीएच मान 5.5 होता है। कहने का मतलब हुआ क्या? मनुष्य के मुख का पीएच मान 5.5 होता है। अगर मनुष्य के मुख का पीएच मान 5.5 से बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में हो गया क्या? मनुष्य के दांत अपने आप गिरने लगेंगे। पाचन क्रिया संबंधित जो है मुख के अंतर्गत 3 अंग शामिल हैं। पाचन के लिए मुख के अंतर्गत 3 अंग शामिल हैं। कौन कौन होता है? मानव के मुख में पाचन संबंधित अंग जो होता है, एक दांत होता है, एक जीभ होता है और लार ग्रंथि। ये 3 अंग जो है मानव के मुख में रहता है। तो सबसे पहले हम दांत के बारे में जानते हैं। तो बाहरी बनावट के आधार पर मनुष्य के 2 दांत होते हैं। तो बाहरी बनावट के आधार पर मनुष्य के 2 दांत होते हैं। एक को कहते हैं होमोडोंट, दूसरा को कहते हैं हेट्रोजोन। अब हम जानते हैं क्या होमोडोंट क्या होता है और हेट्रोडोंट क्या होता है। तो कहता पृथ्वी पर उपस्थित वैसे जीव जिसके सभी दांत एक समान होते हैं तो उसी को कहते हैं होमोडोंट। जैसे सांप, मछली, कछुआ, छिपकली, ये सभी ऐसे जीव हैं जिसकी सभी दांत एक समान होते हैं। इसीलिए ऐसे दांत वाले जीव को यानी ऐसे दांत को होमोडोंट कहते हैं। और एक होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब वैसे जीवों में पाए जाने वाले वैसे दांत जो मुख्य रूप से एक समान नहीं होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी को कहते हैं हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट मतलब आ गया सभी स्तनधारी, जिसमें मुख्य रूप से मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, घोड़ा ये सभी चीज आते हैं। इन सभी में पाए जाने वाले दांत को कहते हैं हेट्रोडोंट। अब आगे कहता है क्या? जबड़े से निकलने के आधार पर जो हैं दांत 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मोनीफाइलोडोंट, दूसरा को कहते हैं डाइफोलीडोंट, तीसरा को कहते हैं पॉलीफाइलोडोंट। तो मोनोफाइलीडोंट को कहते हैं एक बार दंती। एक बार दंती वैसे दांत को कहते हैं, मतलब वह जीव जिसके जीवन काल में मात्र एक बार दांत निकलते हैं तो उसको कहते हैं एक बार दंती या मोनोपोलीडोंट। और ऐसे दांत जो हैं मोनोपोलीडोंट यानी जो दांत एक बार निकलते हैं, यह दांत अस्थाई होते हैं, कभी गिरते नहीं हैं, इसलिए ऐसे दांत को अस्थाई दांत कहते हैं। और जीवों में जो है अस्थाई दांतों की संख्या 12 होती है। मतलब वैसे जीव जिसके जीवन काल में मात्र एक बार दांत निकलते हैं वह दांत अस्थाई कहलाता है। और ऐसे जीव में जो हो दांत की संख्या होती है वह होती है 12। अब आता है डाइपोलीडोंट। डाइपोलीडोंट का हिंदी होता है द्विबार दंती। मतलब ऐसा जीव जिसका दांत पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं उसको कहते हैं द्विबार दंती। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। पहले निकलते हैं एक बार दूध का दांत, तो फिर होता है अस्थाई दांत है। तो मनुष्य में जो पहले बार निकलता है बचपन 5 से 7 साल की आयु में, वैसे दांत को कहते हैं दूध का दांत। और मनुष्य में दूध के दांत की संख्या मुख्य रूप से 20 होती है। एक होता पॉलीडोंट। पॉलीडोंट मतलब बहुबार दंती, मतलब ऐसे जीव जिसके दांत लगभग
बार बार गिरते हैं, बार बार निकल आते हैं, बार बार टूट कर गिरते हैं, बार बार निकल आते हैं, वैसे को कहते हैं पॉलीडोंट या बहुबार दंती। अब कहता मनुष्य के मुख में दांतों की संख्या, तो आदमी के जो मुख में हो, जितने भी आदमी पाए जाते हैं उनके मुख में 32 दांत होते हैं। और ये दांत किशोरावस्था में, मुख्य किशोरावस्था में 28 होते हैं। किशोरावस्था का मतलब हुआ जब बच्चे 12 साल से लेकर के 19-20 साल के होते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है मनुष्य में दांतों की संख्या 28 होती है। यानी किशोरावस्था में मनुष्य में 28 दांत होते हैं। मनुष्य के जीवन भर निकलने वाले दांतों की संख्या, मतलब मनुष्य के पूरे जीवन भर में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो मनुष्य के पूरे जीवन भर में 52 दांत निकलते हैं। पहले निकलता है 20 दांत, जिसको कहते हैं दूध का दांत। उसके बाद जो होता है निकलता है 32 दांत। ये दोनों मिला देते हैं 20 और 32, तो दोनों मिला हो जाता है 52। यानी कि मनुष्य के पूरे जीवन भर में 52 दांत निकलते हैं। और जो मनुष्य का दांत होता है वह कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य के दांत, तो मनुष्य के दांत जो होता है वह 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं देखते हैं। मनुष्य के सबसे पहला दांत है, इसको कहते हैं कृंतक। कृंतक को कहते हैं अंग्रेजी में इंसिसोर। इंसिसोर जो होता है, इसकी संख्या मनुष्य में होती है 2-2, मतलब जबड़े के एक साइड 2, फिर दूसर का साइड 2, तो 2-2 4 नीचे हो गया और 4 ऊपर होता है। तो कृंतक दांत की संख्या मनुष्य को 8 होती है। मनुष्य में कृंतक दांत की संख्या जो है 8 होती है। ये नीचे वाले जबड़े में 2 ये साइड होता है और 2 ये साइड होता है, 2 ऊपर में होता है, 2 ऊपर में होता है, 2 2 4, यहाँ वाला 2 6 और इधर वाला 2 8। तो मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या होती है 8। कृंतक दांत का कार्य क्या है? कृंतक दांत का कार्य मुख्य रूप से काटने का काम करती है। कृंतक जो है यह काटने या इसी का कार्य है कुतरने, तो काटने और कुतरने का कार्य जो करता है ये होता है कृंतक। दूसरा नंबर आता है रदनक। रदनक को कहते हैं कैनिन। रदनक की संख्या मात्र 1 होती है। कहने का मतलब है क्या, मनुष्य के जबड़े में एक साइड रदनक की संख्या होती है एक साइड इधर, एक ये साइड, और फिर इसके सामने 2 ऊपर होता है, तो रदनक की संख्या हो गई 4। रदनक का कार्य क्या है? रदनक का कार्य मुख्य रूप से कोई चीज को चीरना या फाड़ना, 2 कार्य होता है रदनक का। तो रदनक का कार्य है चीरने या फाड़ने के कार्य कौन दांत करता है? तो रदनक करता है। उसके बाद आता है अग्रचवर्णक, मतलब रदनक के जस्ट बगल वाले जो दांत होते हैं 2 दायां साइड 2 बायां साइड, फिर ऊपर से 2 दायां साइड 2 बायां साइड, ये भी हो जाता है, यहाँ मिट गया है, ये भी हो जाता है 2 गुने 4, 4 दूना 8। तो चवर्णक दांतों को कहते हैं परमोलर। परमोलर की संख्या हो जाती है 8। इसका भी कार्य मुख्य रूप से चबाने का होता है। उसके बाद आता है चवर्णक। चवर्णक जो होता है सबसे पीछे वाले दांत होते हैं, मतलब दांत के दाएं साइड में पीछे से 3, फिर बाएं साइड से 3 और 3 ऊपर ही होता है दायां बायां, तो इसलिए चवर्णक कुल मिला के हो गया 3 गुने 4, 4 12। इस और चवर्णक का कार्य क्या है? चवर्णक का कार्य भी चबाना है। चबाने के साथ साथ इसका कार्य पीसने का भी है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको चबा चबा कर पीस कर पतला करने का कार्य जो करता है वह चवर्णक करता है। यहाँ चवर्णक थोड़ा गलती हो गया है, ऐसे होगा। इस प्रकार दांत की संख्या गिनते हैं। 8 यहाँ हो गया, 4 यहाँ, 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32। इस प्रकार मनुष्य में जो है दांतों की संख्या कुल हो गई 32। अब वो साइड आते हैं दंत सूत्र लिखने का तरीका। दंत सूत्र क्या होता है देखते हैं। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र जो होता है 100 यानी 21-23/21। कहने का मतलब हुआ क्या, कृंतक का होता है आई, तो आई से हो गया हमारा कृंतक। उसके बाद रदनक को लिखेंगे कैनिन, सी से होगा, ये हो गया सी। उसके बाद अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक को लिखेंगे पी से।
और उसके बाद चवर्णक को लिखेंगे एम से। इस प्रकार हम अपने दांत को लिखते हैं, पहले कृंतक, तब रदनक, तब अग्रचवर्णक, उसके बाद चवर्णक। ये दांत की संख्या जो लिखते हैं, एक ओर का दांत लिखते हैं, ये हो गया एक ओर का चवर्णक, कृंतक 2, रदनक 1, चवर्णक अग्रचवर्णक 2 और चवर्णक 3। ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, मतलब ये कितना हुआ, 2 1 3, 3 2 5, अब 5 3 8, 8 नीचे वाला हुआ, 8 एक साइड, फिर 8 दूसरा साइड, 8 8 16 ये हो गया। और इसी प्रकार 16 नीचे में होता है, दोनों जोड़ देते हैं तो 16 16। मनुष्य में दांतों की संख्या जो हो गई वो हो गई 32। इसी प्रकार हम बच्चे में जो दूध के दांत होते हैं उसका सूत्र लिखेंगे। दूध के दांत में होता है क्या, हमारा कृंतक हो जाता है 2, रदनक होता है 1, अग्रचवर्णक उस समय 1 भी नहीं होता है, और चवर्णक होता है 2। ये हो गया एक ऊपर वाला एक साइड का, ये हुआ दूसरे साइड का। ये 2 1 3, 3 2 5, 5 गुने 2 करेंगे तो 10, ये भी 3 2 1 3, 3 2 5, 5 दूना 10, इस प्रकार 10 10 20 हो गया। इसी प्रकार खरगोश का दंत सूत्र होता है 20 33 बटे 20 23। ये मिला करके खरगोश में कुल जो होता है टोटल दांत ये हो जाता है 30। अब आइए हम जानते हैं दांत के बारे में कुछ विस्तार। ये हमारा दांत का तस्वीर हो गया। तो दांत का जो होता है 2 भाग होते हैं। एक भाग यहाँ जो होता है वो नीचे जमीन में मांस दांत के जबड़े की मांसपेशियों में धंसा होता है, और शेष ऊपर जो होता है उजला टाइप का जो हमें बाहर से दिखाई देता है वह होता है मांसपेशियों से ऊपर। तो मांसपेशियों से ऊपर वाले दांत को क्रोन कहते हैं, और मांसपेशियों से नीचे वाले दांत को रूट कहते हैं। ये तो हो गया दांत का 2 भाग। अब जानते हैं दांत हमारा बना क्या क्या चीज का होता है। दांत का जो सबसे बगल वाला भाग पतला होता है, तो दांत जो हमारा दांत के सबसे ऊपरी हल्का परत होता है उजला कलर, जिसके कारण हमारा दांत उजला दिखाई देता है, इस ऊपरी परत को कहते हैं इनामेल। यह इनामेल जो होता है यह मानव के शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है। मतलब ये हो गया सबसे मजबूत अंग। मतलब मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग जो होता है वो होता है इनामल। और हमारा दांत जो है सफ़ेद दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई भी देता है इनामल के ही कारण। इनामल के कारण इसको इनामेल पढ़ते हैं। इनामेल के कारण ही हमारा दांत सफ़ेद दिखाई देता है। और इनामेल के बाद जो बीच वाला भाग आता है, ये इतना दूर का भाग, ये वाला भाग जो हमारा हुआ दांत के इस भाग को, ये और बड़ा होता है, दांत के इस भाग को कहते हैं डेंटाइन। तो हमारा दांत का जो सबसे अधिकांशतम भाग होता है वह डेंटाइन ही होता है। यह डेंटाइन जो होता है अधिकांश भाग होता है। मतलब एग्जाम में प्रश्न पूछ दे दांत का अधिकांश भाग किसका बना होता है, तो दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन का बना होता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग जो होता है वह इनामेल होता है। हमारे दांत का रंग सफ़ेद होता है। तो हमारे दांत का रंग जो होता है सफ़ेद रंग, तो हमारे दांत का सफ़ेद रंग भी जो है वह इनामेल के कारण ही हमारा दांत सफ़ेद होता है। और डेंटाइन के बाद जो बीच में एक पतली नली आती है, इस नली में द्रव भरी रहती है। इस पतली नली वाले द्रव को जो है पल्प कहते हैं। यहाँ जो ये द्रव भरा रहता है इसको कहते हैं पल्प। तो ये हमारे दांत के 3 भाग होते हैं। बाहरी भाग को इनामेल कह दिए, उसके बीच वाले भाग के जो अधिकांशतः होता है उसको डेंटाइन कहते हैं, और दांत के बीच में एक पतली नली होती है जिसमें द्रव भरी होती है, उसको कहते हैं पल्प। अब आते देखते हैं कि सर्वाधिक दांत वाले स्तनधारी। तो सबसे अधिक दांत वाले स्तनधारी जो है वह होता है घोड़ा और सूअर। ये दोनों जीव ऐसा है इसमें दांतों की संख्या 44 होती है, जो सभी स्तनधारी से ज़्यादा है।
एक हाथी होता है। हाथी में दो दांत जो है बाहर से बड़ा बड़ा लंबा लंबा दिखाई देता है। तो हाथी के जो दो दांत होते हैं उस दांत को कहते हैं टस्क। और हाथी में जो दो दांत पाया जाता है यह सिर्फ मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। अब सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है वह जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। एक आता दांत झड़ने का कारण या दांत को टूटकर गिरने का कारण क्या है? तो दांत के टूट कर गिरने के कारण फ्लोरीन की कमी है। फ्लोरीन की कमी के कारण ही है जो हमारा दांत टूटकर गिरते हैं। इसी दांत को टूटकर गिरने यानी दांत झड़ने की क्रिया जो है इसको कहते हैं दंत क्षय। दांत को टूटकर गिरने की क्रिया को कहते हैं दंत क्षय या इसी को कहते हैं फ्लोरोसिस। तो दांत को टूट करके गिरने की क्रिया को दंत क्षय कहते हैं या इसी को कहते हैं फ्लोरोसिस। इस प्रकार जो था हमने दांत के बारे में पढ़ लिया। अब होता मुख मानव का कहते हैं। दांत के बाद हमारा दूसरा भाग था क्या? दूसरा भाग था जीभ। अब हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। जीभ को अंग्रेजी में कहते हैं टंग। अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। टंग होता है क्या? टंग का एक डेफिनेशन होता है। टंग जो है मानव के मुख के अंदर एक मांसल रूप की रचना होती है, उसी रचना को कहते हैं टंग। टंग जो है यहाँ इस प्रकार का होता है। मानव के मुख में टंग, इस प्रकार हमारा जीभ होता है। हमारे जीभ में ऐसे इस प्रकार से छोटी छोटी बिंदी टाइप की रचना होती हैं जिसके कारण हमारी दांत रुखरी दिखाई देती हैं। हमारे दांत में ऐसी छोटी छोटी कई ग्रंथियां पाई जाती हैं। यही छोटी छोटी ग्रंथियां जो होती हैं इन छोटी छोटी ग्रंथियों को हम कहते हैं स्वाद ग्रंथि। ये छोटी छोटी ग्रंथियां हो गई स्वाद ग्रंथि। इसकी संख्या जो होती है हमारे मुख के जीभ पर जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं ये होती हैं स्वाद ग्रंथियां। इस स्वाद ग्रंथियां की संख्या लगभग 8000 से लेकर के 10,000 तक होती हैं। और ये ग्रंथियां ही जो हैं इसी के कारण हम जब भी कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उससे हमको खाद्य पदार्थ का स्वाद पता चलता है। तीखा है, मीठा है, नमकीन है, स्वादिष्ट है। अब हम जानते हैं जीभ के कार्य के बारे में। तो जीभ का जो कार्य होता है यह कार्य इसका पहला काम होता है स्वाद ग्रहण करना। यहाँ हम लिखते हैं जीभ का कार्य। जीभ का पहला कार्य जो है वह है स्वाद ग्रहण करना। हम किस प्रकार से स्वाद ग्रहण करते हैं आइए देखते हैं। तो हमारे जीभ का जो ये आगे वाला भाग होता है, तो हमारे ये जीभ वाला जो इतना बड़ा भाग होता है, जीभ के आगे वाले भाग का कार्य क्या है? यह मीठा की अनुभूति कराता है। जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो जीभ के इस अंग के द्वारा ही, आगे वाले भाग के द्वारा ही पता चलता है कि वह वस्तु जो है मीठी है। इसके बाद क्या आता है? यहाँ से लेके यहाँ तक यानी बीच वाले जो भाग होते हैं इसका कार्य है, ये बीच वाले भाग जीभ का जो है ये हमको नमकीन का पता लगाता है। यहाँ से हमको नमकीन का स्वाद आता है। इसके बाद जो भाग ये हुआ, ये भाग हमें यहाँ से खट्टा की अनुभूति होती है। कोई चीज़ हम खाते हैं तो कितना खट्टा है, जब यहाँ इस भाग पे सटता है वो पदार्थ तब हमको पता चलता है खट्टा की अनुभूति होता है। और सबसे पीछे का ये जो भाग होता है
इस पीछे के भाग से हमें तीखा या कड़वा का पता लगता है। ये भाग होता है तीखा। तो जीभ के 4 भाग होते हैं, 4 भाग से 4 स्वाद का पता चलता है। आगे वाले भाग से मीठा का पता चलता है। वह मीठे स्वाद के जो जीभ के उसके बाद वाले बीच वाले भाग होते हैं उसमें नमकीन पता चलता है। नमकीन वाले भाग के जो पीछे वाला भाग होता है उससे खट्टा की अनुभूति होती है। और जीभ के सबसे पीछे वाला जो भाग होता है उससे हमें तीखा की अनुभूति होती है। अब क्या होता है, जीभ जब हमारा खत्म होता है तो जीभ के अंत में, तो जीभ के पीछे वाले भाग में यहाँ एक रचना उभरी होती है। यहाँ इस उभरी हुई रचना जो होती है, इस रचना को हम लोग कहते हैं टॉन्सिल। तो जीभ के पीछे वाले भाग में एक मांसल टाइप के उभरी हुई रचना यहाँ होती है। उसी उभरी हुई रचना को कहते हैं टॉन्सिल। यह टॉन्सिल का काम क्या है? यह टॉन्सिल जो है मनुष्य में ये टॉन्सिल है। टॉन्सिल क्या काम करता है? हमारे जीभ में लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। ये टॉन्सिल्स जो है यह लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। तो हमारे जीभ के पीछे वाले भाग में एक मांसल टाइप की रचना उभरी होती है। उस मांसल टाइप की रचना को टॉन्सिल कहते हैं। और ये टॉन्सिल का जो कार्य है मुख्य रूप से, यह टॉन्सिल हमारा लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। और यह लिम्फोसाइट्स जो है, यह लिम्फोसाइट्स जो है इसका कार्य है रोगाणुओं को नष्ट करना। रोगाणुओं को नष्ट करना। जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें कुछ रोगाणु होता है जो हमें बीमार कर सकता है। तो ऐसे रोगाणु को नष्ट करने का कार्य लिम्फोसाइट्स करता है। इस प्रकार हमारे जीभ में इतना ही था। जीभ के बाद आता लार ग्रंथि। अब पढ़ेंगे हम लार ग्रंथि के बारे में। चलिए, हमने पाचन तंत्र का अंग मुख में जो होता है 3 अंग, दांत, जीभ और लार ग्रंथि, उसमें से दांत और जीभ के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में। आइए देखते हैं लार ग्रंथि क्या होता है। ये तीसरा नंबर होता है, ये होता है लार ग्रंथि। अब हम जानेंगे लार ग्रंथि के बारे में। मानव मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं। ये तीनों कौन कौन होता है? सबसे पहला जो है लार ग्रंथि, उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होता है यह जीभ के दोनों ओर उपस्थित रहता है। यह जो होता है जीभ के दोनों ओर रहता है। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के दोनों ओर रहता है। और यह मुख में शुरू होने वाला, सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो उसमें सबलिंगुअल ग्लैंड ही मिलती हैं। और यह होती है सबसे छोटी लार ग्रंथि। ये हो गया सबसे छोटी
लार ग्रंथि। इसके बाद 2 नंबर में आता है सबमिक्सली ग्लैंड। ये होता है दूसरा होता है सबमैक्सिली ग्लैंड। ये जो होता है यह जबड़ों के दोनों ओर रहता है, जबड़ों के दोनों ओर। तो जबड़ों के दोनों ओर एक एक रहता है। सबसे पहले आता है सबलिंगुअल ग्लैंड, उसके बाद लाता है सबमिक्सली ग्लैंड, और तीसरा नंबर जो ग्लैंड है, तीसरा नंबर का नाम है प्रोटाइड। ये प्रोटाइड्स जो होते हैं यह कान के बगल में होते हैं, दोनों साइड। ये जो होते हैं कान के नीचे होते हैं, और यह जो होता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि। अब क्या होता है, हमारा लार ग्रंथि जो है यह 2 चीज़ों से मिलकर बना है। हमारे लार ग्रंथि में एक होता है जल और एक होता है एंजाइम। इसमें 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। इसमें जो एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम को कहते हैं अल्फा एमाइलेज भी। इसको कहते हैं अल्फा एमाइलेज। ये एंजाइम जो होते हैं, यह एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। एक एंजाइम को कहते हैं टाइलिन, और दूसरा का एंजाइम जो होता है इसको कहते हैं लाइसोजाइम। इस प्रकार हमारे लार का 99% भाग जल और 1% भाग एंजाइम होता है। इस एंजाइम को अल्फा एमाइलेज कहते हैं, और यह एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। अब आगे देखते हैं क्या हमारे लार जो है, लार का पीएच मान। तो हमारे मनुष्य के लार का पीएच मान 6.6 होता है। कहता लार में उपस्थित एंजाइम, लार में उपस्थित एंजाइम स्टार्च को मल्टोज में बदलता है। यानी कहने का मतलब हुआ क्या, यह मल्टोज में बदल गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वह मुख से ही शुरू हो जाता है। मनुष्य में कभी कभी एक गलसुआ नामक बीमारी होती है। वह गलसुआ नामक बीमारी जो है यह प्रोटाइड में जो है विषाणु के संक्रमण के कारण गलसुआ बीमारी होती है।
इस बीमारी में होता है कि मनुष्य का जो गाल है वह फूल जाता है। इस प्रकार हमने लार ग्रंथि के बारे में जान लिए। अतः हमारे पाचन तंत्र का भाग मुख अब खत्म हुआ। अब इसके बाद पढ़ेंगे आमाशय के बारे में, वह अब अगली क्लास में देखेंगे।